हेलो एंड मॉर्निंग टू एवरीवन। दोस्तों, कैसे आप लोग? आज हम लोग 17th ऑफ दिसंबर के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे, है ना। टेलीग्राम पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए थे आपको। ये सारे क्वेश्चन आपके 16th ऑफ दिसंबर के जो मैंने करंट अफेयर्स कराए थे उससे ये सारे क्वेश्चंस निकले हुए हैं, है ना। सारे मैंने आपको टेलीग्राम पे दिए हुए हैं, उससे आपको सॉल्व करना था। और आज हम लोग उसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ये 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके बाद 17th ऑफ दिसंबर के करंट अफेयर्स को आगे करेंगे, ठीक है। उसके भी 5 क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, उसे आपको सॉल्व करना है। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। टेलीग्राम कौन सा है आपको पता ही है। टेलीग्राम में हमारा ये वाला A1IS आप जाएंगे, @A1IS सर्च करेंगे तो A1IS ऑफिशियल आपको दिख जाएगा। वहां पे जाके आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और पीडीएफ भी आपको यहीं पे मिलती है, ठीक है। तो एक एक करके आप क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो कल क्या हुआ था? कल मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातों के बारे में बात की थी, है ना। तो वहीं से ये क्वेश्चन निकल के आ रहा है। फर्स्ट पॉइंट है, पूछा गया है क्वेश्चन में, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में कुछ ये स्टेटमेंट है, इनको कंसिडर करो, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था, याद होगा आपको। हाँ जी, 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी, ये चीज मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। 1946 में बनाई गई थी, जिसके प्रेसिडेंट कौन बने थे? राजेंद्र प्रसाद बने थे। तो फर्स्ट तो बिल्कुल करेक्ट लग रहा है ना। ये सारी चीजें हम लोगों ने कल डिस्कस करी थी। सेकंड देखते हैं, द ड्राफ्टिंग कमेटी वाज फॉर्म्ड ऑन 29th ऑफ अगस्त 1947, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, ये डेट मैंने आपको याद कराई थी, 29 अगस्त 1947, याद कर लो। यहाँ से हो सकता है डेट को चेंज भी कर दिया जाए और क्वेश्चन को थोड़ा डिफिकल्ट और बनाया जा सकता है, ठीक है। तो 29th ऑफ अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी, जिसके अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। मैंने आपको क्या बताया था, एक रेजोल्यूशन पास हुआ था ड्राफ्टिंग कमेटी बनाने के लिए और उसके बाद अध्यक्ष बना दिए गए थे कौन? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। किस चीज के? कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी के। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 26 नवंबर 1949। मैंने आपको क्या बताया था कि 26 नवंबर 1949 को हम लोगों ने अडॉप्ट कर लिया था, बिल्कुल करेक्ट है। एंड इट केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। मैंने आपको क्या बताया था, 26 जनवरी 1949 को अडॉप्ट कर लिया था हम लोगों ने, बट 26 जनवरी 1952 को 50 को ये एनफोर्स हुआ, जिसे हम लोग डेट ऑफ एनेक्टमेंट नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो थर्ड भी बिल्कुल करेक्ट लग रहा है। फोर्थ है, द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 4 नवंबर 1948। 4 नवंबर 1948 को ड्राफ्ट फाइनल ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को इंट्रोड्यूस करा गया। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ये सारी चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये सारी चीज हम लोगों ने कल 16 ऑफ दिसंबर के करंट अफेयर्स में देखे हैं। इसलिए इसलिए जिसने भी मेरी क्लास को नहीं देखा है उसे जाकर पुराने लेक्चर्स देखने होंगे, क्योंकि हम लोगों ने करंट को स्टैटिक से लिंक करने की कोशिश की है, ठीक है। देखो, क्वेश्चन आपके यहीं से आने वाले हैं। आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया, पर आपको ध्यान रखना है, नहीं, सारे क्वेश्चन आपके यहीं से निकलेंगे, तो इसको आप कवर करते हुए चलोगे तो आप किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी करें, चाहे बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, कोई भी एग्जाम है आपका, ठीक है, को आप अच्छी तरीके से पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंपीचमेंट ऑफ जजेस इन इंडिया, ठीक है। जजेस के बारे में मैंने आपको बताया था, इंपीचमेंट प्रोसेस पूरा मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। अब देखो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। पहला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ इंपीचमेंट एम्स एट एंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी एंड प्रिजर्विंग जुडिशियल इंटीग्रिटी। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, हाँ जी। अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए ना भाई, किसी की भी। तो यहाँ पे जुडिशरी की अकाउंटेबिलिटी के लिए हम लोग इंपीचमेंट प्रोसेस रखते हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस द ग्राउंड फॉर इंपीचमेंट एज मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। मैंने आपको बताया कि मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी एक ग्राउंड है इंपीचमेंट करने का, ठीक है, किसका? जजेस का, ठीक है। बट ये जो ग्राउंड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नहीं लिखा गया है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नहीं लिखा गया है। ये कहां लिखा गया है? ये लिखा गया है जजेस इंक्वायरी एक्ट, जजेस इंक्वायरी एक्ट, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कोई भी आधार नहीं है जिस आधार पे आप किसी जज को हटा सकते हैं, ठीक है। ये हमारे जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में लिखा गया है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो सेकंड रॉन्ग है। थर्ड देखते हैं, द प्रोसीजर फॉर इंपीचमेंट इज रेगुलेटेड बाय द जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड बिल्कुल करेक्ट है। फोर्थ क्या है, द मोशन फॉर इंपीचमेंट मस्ट बी साइन बाय एटलीस्ट 50 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड 100 मेंबर्स ऑफ लोकसभा। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ये चीज मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था कि मोशन को पास करना है तो राज्यसभा में पास होगा, 50 मेंबर की सहमति होनी चाहिए, और लोकसभा में पास होगा, 100 मेंबर की सहमति होनी चाहिए। तो फोर्थ भी बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। कहां दिख रहा है आपको? फर्स्ट, टू एंड फोर्थ दिख रहा है क्या? सॉरी, फर्स्ट, थ्री एंड फोर्थ दिख रहा है क्या? तो ये बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलना है। नेक्स्ट देखते हैं, ऐसे हम लोग रोज क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कल आप 17 ऑफ नवंबर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।
थर्ड देखिए, which of the following is not a benefit of conducting simultaneous election, one nation one election, ठीक है। तो वन नेशन वन इलेक्शन से रिलेटेड लगातार न्यूज चल रही है, बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपके एग्जामिनेशन में आए, है ना। तो वन नेशन वन इलेक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट पॉइंट है, इसमें पूछा है कि क्या बेनिफिट नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है रिडक्शन इन फाइनेंशियल बर्डन ड्यू टू कंडक्ट ऑफ मल्टीपल इलेक्शंस। तो आप सोचो यार कि जब बहुत सारे इलेक्शंस होते हैं तो हमारे हजारों करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं, है ना। और जब एक ही बार इलेक्शंस होगा, 5 साल में सिर्फ एक बार इलेक्शंस होगा, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो, स्टेट लेवल पे हो या पंचायत लेवल पे हो, तो उससे हमारे बहुत सारे पैसे बचेंगे, ठीक है। जो नेता नेता लोग हैं, ठीक है, लीडर्स हैं, ये बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग भी होती है, बहुत सारे पैसे उल्टे सीधे जगह पे खर्च किए जाते हैं, है ना। तो इससे हमारा फाइनेंशियल बर्डन घटेगा अगर हम लोग मल्टीपल इलेक्शंस पे ना जाके एक बार इलेक्शंस कराएं, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। तो इससे हमारा फाइनेंशियल बर्डन तो घटेगा ही, ठीक है। सेकंड है डिक्रीज इन वोटर फैटिक बाय रिड्यूसिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्शंस, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्शंस को बढ़ा दिया जाए, ठीक है, इलेक्शंस बार बार ज्यादा होंगे, तो उससे फैटिक बढ़ता है लोगों के बीच में, ठीक है। आप सोचो कि पहले एक बार कोई व्यक्ति है, वो नेशनल लेवल पे अपने लीडर को चूज करेगा, फिर स्टेट लेवल के लिए चूज करेगा, है ना, एमएलए बनाने के लिए, फिर पंचायत लेवल पे चूज करेगा। तो ऐसे जब वो 3 3 बार वोट देने जाएगा, तो यार उसको परेशानी तो होगी ना। और जब उसको एक ही बार वोट देना होगा, तो उसकी जो फैटिक है, उसकी जो परेशानी है, वो भी कम जाएगी। तो सेकंड भी बिल्कुल करेक्ट है, इसका फायदा होने वाला है। थर्ड देखिए, ग्रेटर पार्टिसिपेशन, सॉरी, थर्ड है ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ रीजनल इश्यूज इन नेशनल इलेक्शन, ठीक है। तो नेशनल इलेक्शन में रीजनल इश्यूज के ज्यादा पार्टिसिपेशन होगी अगर एक ही बार इलेक्शन होगा। तो आपको सोच के देखो यार, अगर कोई छोटा मोटा इलेक्शन होगा, एक पर्टिकुलर जगह पे होगा, हर जगह नहीं हो रहा है, एक पर्टिकुलर जगह पे हो रहा है, तो वहां पे उस जगह के मुद्दे उठेंगे, ना कि नेशनल लेवल के, है ना। तो उससे क्या होगा, उससे रीजनल पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। बट सिर्फ एक बार इलेक्शन होगा, है ना, नेशनल लेवल पे, तो उससे क्या होगा, जो छोटे मोटे जो इश्यूज हैं, जो रीजनल इश्यूज हैं, कोई पर्टिकुलर एरिया के इश्यूज हैं, ठीक है, कहीं पे फार्मर्स की प्रॉब्लम है, कहीं पे किसी चीज की प्रॉब्लम है, वो सारे इश्यूज दब जाएंगे और लोग फोकस करेंगे सिर्फ नेशनल लेवल पे। तो ये एक तरीके का अगेंस्ट में जा सकता है किसके, वन नेशन वन इलेक्शन के। ये इसका प्रो नहीं है, ये इसका कौन है। तो सी तो बिल्कुल करेक्ट आंसर नहीं है। वो डी देखते हैं, रिडक्शन इन डिसरप्शन ऑफ गवर्नेंस ड्यू टू फ्रीक्वेंट इलेक्शन, ठीक है। जब लगातार बार बार इलेक्शन होते हैं, तो उससे जो डिसरप्शन होता है, वो गवर्नमेंट का बढ़ता है, ठीक है। मतलब अगर कोई गवर्नमेंट टीचर है ना, तो उसको इलेक्शंस में लगा दिया जाता है, इलेक्शन ड्यूटी में, तो उससे क्या होगा, उससे बच्चों का भी नुकसान होता है, हमारा भी नुकसान होता है, एक तरीके से पूरे देश का ही नुकसान होता है, ठीक है। तो ये जो डिसरप्शन होगा, जो फ्रीक्वेंट इलेक्शंस की वजह से हो रहा है, ये भी कम होगा। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो इसमें पूछा क्या गया है, इसमें पूछा गया है इज नॉट अ बेनिफिट, कौन सा बेनिफिट नहीं है। तो सी तो बेनिफिट नहीं है इसका, है ना, ए बी और डी तो बेनिफिट है, तो सी बेनिफिट नहीं है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलना है, ठीक है। एक एक पॉइंट पढ़ेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इजी क्वेश्चन है, विच स्टेट रिसेंटली पास्ड अ बिल इंट्रोड्यूसिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी रिसेंटली कौन से स्टेट में पास हुआ, तो उत्तराखंड में पास हुआ, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। उत्तराखंड के सीएम का नाम आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस। रिसेंटली कौन प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस बनाया गया, ठीक है। अभी रिसेंटली फ्रांस के नए प्राइम मिनिस्टर का नाम बताओ। तो आपको ध्यान रखना है, गैब्रियल अटल बने थे, हाँ जी बने थे, फ्रांस के पीएम बने थे, सिर्फ 34 साल के युवा प्राइम मिनिस्टर बने थे, ये चीज आपको ध्यान रखना है फ्रांस के पूरे इतिहास में, ठीक है। और ये फर्स्ट गे पीएम भी थे फ्रांस के, ये भी चीज मैंने आपको बताया था, ठीक है। बट फिर ये हट गए। अभी रिसेंटली का पूछा है कि रिसेंटली कौन बना है, तो ये तो नहीं है, गैब्रियल अटल तो नहीं है। माइकल बर्नर भी गैब्रियल अटल के बाद बने, है ना, आई थिंक 74 ईयर्स के थे ये भी। और इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया, ठीक है। नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया। फ्रांस के इतिहास में पिछले 60 सालों में पहली बार हो रहा है कि किसी लीडर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाए, ठीक है। तो इस तरीके से माइकल बर्नियर भी अब हट चुके हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कुछ यहाँ से भी आ सकता है कि अभी हाल फिलहाल में नो कॉन्फिडेंस मोशन कौन से लीडर के खिलाफ लाया गया, तो आपको ध्यान रखना है माइकल बर्नियर के खिलाफ लाया गया, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इमैनुअल मैक्रोन तो ऑब्वियसली नहीं हो सकते, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर तो है ही नहीं भाई। ये कौन है, ये प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट है कहाँ के, प्रेसिडेंट है फ्रांस के, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट है फ्रांसिस बैरो, ठीक है। तो रिसेंटली ये बने हैं कौन, नए प्रधानमंत्री बने हैं कहाँ के, फ्रांस के, ये आपको ध्यान रखना है, फ्रांसिस बैरो, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चीजों को आपको थोड़ा कवर करते हुए चलना है, इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे तो आप उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब आज के हम लोग करंट अफेयर्स पे चल रहे हैं। आज क्या क्या टॉपिक्स हम लोग को देखने हैं, एक एक करके हम लोग देखेंगे, है ना। पहला टॉपिक क्या है, पहला है सिविल सर्वेंट्स इकोनॉमिस्ट मोर लेफ्टिस्ट देन पार्टीज, अमिताभ कांत, ठीक है। अमिताभ कांत ने कहा है कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं और जो इकोनॉमिस्ट है ना इंडिया के, वो ज्यादा लेफ्टिस्ट हैं। हम लोग पार्टीज को सोचते हैं कि कोई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, ठीक है, कांग्रेस को भी हम लोग लेफ्टिस्ट कहने लग गए, है ना, बहुत सारी पार्टीज को हम लोग लेफ्टिस्ट कहते हैं। पर अमिताभ कांत कोई छोटे मोटे व्यक्ति तो है नहीं, इन्होंने कहा कि जो हमारे सिविल सर्वेंट्स है ना, मतलब जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, आईएएस आईपीएस, ये जो है, और इकोनॉमिस्ट जो है, ठीक है, जो पॉलिसीज बनाते हैं, ठीक है,
इंडिया की, ये ज्यादा लेफ्टिस्ट हो गए हैं, ठीक है, जो कि इनको नहीं होना चाहिए। इन्होंने कहा कि इनके एक्सपीरियंस के हिसाब से पार्टीज में इतने लेफ्टिस्ट लोग नहीं है जितने हमारे सिविल सर्वेंट्स में लेफ्टिस्ट लोग हैं। लेफ्टिस्ट क्या होता है? लेफ्टिस्ट होता है जो सोशलिज्म को पुश करते हुए दिखाते हैं कि सोशलिज्म की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, बट कहीं ना कहीं उसकी विचारधारा कम्युनिज्म से ज्यादा मिलती है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। इसको मैंने एक ऊपर तरीके से मैंने आपको बता दिया कि लेफ्टिस्ट आप किसको मान के चल सकते हैं, ठीक है। तो अमिताभ कांत ने कहा कि अगर लेफ्टिस्ट हमारे साथ रहेंगे तो हम लोग की ग्रोथ उस टाइप की कभी हो ही नहीं पाएगी, हमें फ्री मार्केट को प्रमोट करना होगा। किसने कहा? ये अमिताभ कांत ने कहा। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हमें सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए, लगातार अगर हमें ग्रोथ चाहिए, ठीक है, अभी तो हमारी ग्रोथ हो रही है बट ये ग्रोथ कहीं ना कहीं जाकर रुक जाएगी, ठीक है। अगर हमें लगातार ग्रोथ चाहिए तो हमें थोड़ा कैपिटलिज्म की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा और फ्री मार्केट की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अमिताभ कांत के बारे में आप ध्यान रखेंगे कि ये कौन थे? ये हमारे G20 के शेरपा थे। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ये कौन है? G20 के शेरपा हैं। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और G20 कब इंडिया ने होस्ट किया था? तो 2023 में होस्ट किया था। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चीजें कवर हुई कि नहीं हुई, यहीं से इस टाइप से क्वेश्चन निकल के आते हैं। अमिताभ कांत छोटी मोटी पर्सनैलिटी नहीं है, आपको ध्यान रखना है अमिताभ कांत के बारे में, ठीक है। ये सारी चीज कहां बोल रहे थे? ये बोल रहे थे एक इवेंट हुआ था। इवेंट किसका था? अरविंद पनागारिया, ठीक है। ये कौन है? इनके बारे में आपको बताऊंगा। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। इन्होंने एक बुक लॉन्च की है। बुक का नाम है द नेहरू डेवलपमेंट मॉडल, ठीक है। इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो अरविंद पनागारिया का एक इवेंट था, ठीक है, इनकी बुक लॉन्च थी, तो उस पर ये सारी बात कही और साथ में इन्होंने अरविंद पनागारिया की तारीफ भी करी कि ये भी एक इकोनॉमिस्ट है जो कि लेफ्टिस्ट की तरह नहीं सोचते, ठीक है। ये बहुत ही कम ऐसे इकोनॉमिस्ट में से एक है जो लेफ्टिस्ट की तरह नहीं सोचते। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में? अरविंद पनागारिया के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, आपके एग्जाम में आ सकता है अरविंद पनागारिया के बारे में, ठीक है। इन्होंने अभी रिसेंटली एक बुक लिखी है। बुक का नाम है द नेहरू डेवलपमेंट मॉडल। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा कि द नेहरू डेवलपमेंट मॉडल बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपको ध्यान रखना है अरविंद पनागारिया द्वारा लिखी गई है ना। अरविंद पनागारिया एक छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है। ये हमारे कौन है? ये हमारे 16 फाइनेंस कमीशन के, ये हमारे 16 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये कौन है? 16 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। समझ में आया? 16 फाइनेंशियल कमीशन का अभी गठन हुआ था दिसंबर 2023 में, है ना। उसके चेयरमैन किसको बनाया गया? अरविंद पनागारिया को बनाया गया। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने एक बुक लिखी है द नेहरू डेवलपमेंट मॉडल, जिसमें नेहरू की जो सोच थी, ठीक है, जो उनकी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग थी कि वो किस तरीके से देश को आगे लेकर चले, ठीक है, उनकी क्या सोच रही है, ठीक है, उन्होंने कैसे बड़े बड़े इश्यूज को सॉल्व किया और क्या चीज सॉल्व नहीं कर पाए, उन सारी चीजों के बारे में बात की है। किसने? अरविंद पनागारिया ने। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ये कौन है? छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है। ये है 16 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन। आपको पता है फाइनेंस कमीशन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बॉडी है। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 280 में इनके बारे में जिक्र किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। फाइनेंस कमीशन के बारे में जिक्र करा गया है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। फाइनेंस कमीशन का मेन काम क्या है? जो भी टैक्सेस से पैसे इकट्ठे होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाए अलग अलग स्टेट्स के बीच में, है ना। और सेंटर और स्टेट्स के बीच में किस मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे पैसे, वो कौन देखता है? वो फाइनेंस कमीशन देखता है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसका गठन कर दिया गया है। 16 फाइनेंस कमीशन का गठन कर दिया गया है। किसने किया? ऑब्वियसली हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने किया। ये चीज आपको ध्यान रखना है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं हमारे चेयरमैन को, फाइनेंस कमीशन के होने वाले चेयरमैन को। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। कौन सा आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 280 सब क्लॉज 1 के तहत। ये सारे क्वेश्चन आपके यूपीएससी एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। इसलिए आपको कवर करते हुए चलना है। हो सकता है आपके बीपीएससी में आ जाए, है ना। और भी जितने भी आप पीसीएस यूपी पीसीएस देने वाले, जो भी आप एग्जामिनेशन देने वाले हो वहां पे आ जाए, तो इन सारी चीजों को आप थोड़ा कवर करते हुए चलोगे, ठीक है। तो समझ में आया कि नहीं आया? आर्टिकल 280 सब क्लॉज 1 के तहत फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन को अपॉइंट किया जाता है। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अभी प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी है। तो अरविंद पनागारिया को अपॉइंट किया गया है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और अरविंद पनागारिया ने एक बुक लिखी है द नेहरू डेवलपमेंट मॉडल। इसको भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा पढ़ते हुए चलना है। फाइनेंस कमीशन के बारे में आप ध्यान रखेंगे। फाइनेंस कमीशन के बारे में आप ध्यान रखेंगे कि ये क्या है? ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आर्टिकल 280 मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। और ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या आएगा कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो आपको ध्यान रखना है स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये सारी चीज आप कवर करते हुए चलेंगे। अरविंद पनागारिया के बारे में एक और चीज जानिए कि ये फॉर्मर वाइस चेयरमैन भी रह चुके हैं। फॉर्मर वाइस चेयरमैन में रह चुके हैं। किसके? नीति आयोग के, ठीक है। अब नीति आयोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बॉडी है। इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को ये पावर में आ गई थी। ये चीज मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। प्लानिंग कमीशन को हटा के ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ठीक है। तो वाइस चेयरमैन रह चुके हैं किसके? ये नीति आयोग के।
चेयरमैन कौन होता है नीति आयोग का? ऑब्वियसली हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई? यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। टॉपिक कुछ और था, पर उससे लिंक करके आपको चीजों को पढ़ना होगा, तभी सारी चीजें क्लियर होगी। समझ में आया? द नेहरू डेवलपमेंट मॉडल किसने लिखी है? ये अरविंद पनागारिया ने लिखी है, ठीक है। कल इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, आप उसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं कितना याद रख पाते हैं या नहीं रख पाते। समझ गए? नेक्स्ट देखिए, आगे देखते हैं अब हम लोग। ये तो हम लोगों ने कवर कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ ये देख लो एक बार हम लोग कि 31/12/2023 को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा श्री अरविंद पनागारिया को क्या बनाया गया? को बनाया गया चेयरमैन किसका? फाइनेंस कमीशन का, ठीक है। और ये और सारे मेंबर्स हैं, फुल टाइम मेंबर्स हैं किसके? फाइनेंस कमीशन के, ये आप देख सकते हो। अभी कौन सा फाइनेंस कमीशन चल रहा है? 16th फाइनेंस कमीशन चल रहा है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? ये अरविंद पनागारिया की मैंने फोटो लगा दी है आपके सामने। नेक्स्ट, अंडर फायर फॉर हेट स्पीच इलाहाबाद हाई कोर्ट जज इज कॉल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम फॉर मीटिंग, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था यार, एक जज है, ठीक है। जज कौन है? इलाहाबाद हाई कोर्ट के सिटिंग जज हैं, ठीक है। ये एक प्राइवेट इवेंट में गए। इवेंट कौन सा था? विश्व हिंदू परिषद का था, ठीक है। इसमें इन्होंने कुछ बयान दिए जो कि को नहीं देना चाहिए था, ठीक है। अब इसकी वजह से अब इन पे इंपीचमेंट लाया जा रहा है, किसके द्वारा? अपोजिशन पार्टीज द्वारा, ठीक है। मैंने आपको क्या बता रखा है कि इंपीचमेंट लाना बहुत ही मुश्किल है। हाई कोर्ट के जज को इंपीच करना, उनको हटाना पद से बहुत ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। ये सारी चीज मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। हटाने के लिए क्या होगा? हटाने के लिए मोशन पास करना होगा। राज्यसभा में मोशन पास करने के लिए 50 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए, और लोकसभा में मोशन पास करने के लिए 100 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये जो मोशन है स्पीकर के पास जाएगा। स्पीकर देखेगा कि ये मुद्दा इंपॉर्टेंट है कि नहीं। अगर वो चाहेगा रुकना चाहे तो रोक भी सकता है, अगर चाहेगा कि नहीं इसको आगे बढ़ाया जाए, ठीक है, इंपीच करना है, तो आगे बढ़ा सकता है। आगे बढ़ाने के बाद 3 मेंबर की कमेटी बैठेगी। सारी चीज मैं ऑलरेडी आपको कल बता चुका हूँ, ठीक है। कल के लेक्चर में देखेंगे। 3 मेंबर की कमेटी बैठेगी, उसमें एक सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, ठीक है, और एक ज्यूरिस्ट होंगे, ठीक है। फिर ये इंक्वायरी करेंगे, ये इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि क्या इस जज ने गलत काम किया है। अगर उसने गलत काम किया है तो रिपोर्ट किसको देंगे? वो देंगे रिपोर्ट किसके? स्पीकर को या चेयरमैन को। राज्यसभा केस में ये आप ध्यान रखेंगे, स्पीकर और चेयरमैन अपने अपने हाउस में उसे टेबल करेंगे। टेबल करने के बाद उस पर वोटिंग होगी, और अगर वो वोटिंग 2/3 से एब्सोल्यूट मेजोरिटी से पास हो जाती है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हटा देंगे किसको? हाई कोर्ट के जज को। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इंपीचमेंट प्रोसेस सारा मैं बता चुका हूँ कल की क्लास में, आपको देख लेना है, ठीक है। तो इंपीचमेंट तो इनका होने से रहा, मुझे तो नहीं लगता इनको इंपीच करा जा सकता है, ठीक है। बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। पर सुप्रीम कोर्ट का जो कोलेजियम है उन्होंने इनको बुला लिया है, इसका संज्ञान लिया है, और इसको बुलाया है मीटिंग करने के लिए कि आओ हमसे आके बात करो भाई, कि आपने क्या क्या बोल दिया है, ये आपको नहीं बोलना चाहिए था, ठीक है। तो ये सारी बात की जा रही है किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम द्वारा, ठीक है। कोलेजियम की जहां तक बात करें, कोलेजियम आपको पता ही है, कोलेजियम का हेड कौन होता है? कोलेजियम का हेड होता है सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और उसके साथ 4 सीनियर मेंबर्स भी कोलेजियम का पार्ट होते हैं। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। कोलेजियम 2 चीजों को देखता है, इसको, एक तो अपॉइंटमेंट, किसका अपॉइंटमेंट होने वाला है, अपॉइंटमेंट को, और ट्रांसफर को भी देखता है। ये सारी चीज कोलेजियम देखता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में कोलेजियम का कोई भी जिक्र नहीं है, ये किसका उपज है? ये सुप्रीम कोर्ट की ही उपज है, अपने ही जजमेंट्स की उपज है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये किसकी उपज है? ये उसके जजमेंट्स की उपज है। कौन से जजमेंट्स? 3 जजेस केसेस का, ये चीज आप ध्यान रखें। 3 जजेस केसेस का ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक हुआ था फर्स्ट जज केस, फर्स्ट जज केस। फर्स्ट जज केस कब हुआ था? 1981 में। फिर हुआ सेकंड जज केस, सेकंड जज केस कब हुआ? 1991 में, ठीक है। और फिर हुआ थर्ड जज केस, ये आपको ध्यान रखना है, कब हुआ? 1998 में। अब हम लोग इसको डिटेल में नहीं जा रहे, बट इन 3 जजेस केसेस का ही एक तरीके से रिजल्ट निकला कोलेजियम, ठीक है। कोलेजियम में कुछ मेंबर्स होते हैं जो मैंने आपको बताया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सीनियर मोस्ट जजेस, ठीक है। वो डिसाइड करते हैं कि कौन अपॉइंट होगा हाईकोर्ट में और कौन नहीं। ये सारी चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है कि कोलेजियम के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिया हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इसका कोई भी जिक्र नहीं। नेक्स्ट न्यूज है, सुचीर बालाजी फाउंड डेड, व्हाट वर द एलिगेशंस रेज्ड बाय ओपन एआई विसल ब्लोअर, ठीक है। विसल ब्लोअर वो होता है जो कोई राज खोल दे, ठीक है। तो इन्होंने राज खोल दिया था किसका? ओपन एआई का, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। सुचीर बालाजी के बारे में आप ध्यान रखेंगे कि ये इंडियन ऑरिजिन थे, सिर्फ 26 साल के थे, सिर्फ 26 साल के थे, ठीक है। और ओपन एआई में ये इंजीनियर थे, ठीक है। काफी इनका अहम रोल था, और उसको बनाने में भी इनका काफी अच्छा योगदान रहा है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब इन्होंने एक तरीके से ओपन एआई के खिलाफ ही बगावत कर दी है ना, और छोड़ते टाइम इन्होंने एलिगेशन भी लगाए थे किसके ऊपर? कि ओपन एआई जो भी कॉपीराइट से रिलेटेड जो भी मटेरियल होता है ना, कॉपीराइट वाला जो मटेरियल होता है, जो किसी दूसरी एजेंसी का या किसी दूसरी कंपनी का जो आप मटेरियल यूज नहीं कर सकते बिना परमिशंस के, वो सारे
मटेरियल को ओपन एआई यूज करता है और उसको अपने रिजल्ट के तौर पे दिखाता है। कौन? ओपन एआई। ये किसने आरोप लगाया? सुचीर बालाजी ने लगाया। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इन्होंने आरोप लगाया था अभी हाल फिलहाल में ही, और अब इनको मरा हुआ पाया गया इनके ही अपार्टमेंट में, ठीक है। तो इस टाइप की घटना हुई है, तो काफी निंदनीय है। बट जो एजेंसी है जो इसका वो कर रही थी, इन्वेस्टिगेशन करी थी, उन्होंने कहा कि कोई भी फाउल पे का केस नहीं है, ऐसा नहीं कि किसी ने मारा है, हो सकता है इन्होंने खुद ही सुसाइड किया है, ठीक है। बट जिस हालात में मरे हैं वो काफी संदिग्ध है, क्योंकि जिस टाइप से मरे हैं, क्योंकि इन्होंने किसी बड़ी कंपनी के खिलाफ इतनी बड़ी बात बोली थी कि ओपन एआई पे तो कार्रवाई होनी चाहिए, और अब ये मरे हुए पाए गए हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? ये इनकी पोस्ट है अभी हाल फिलहाल की, आई थिंक अक्टूबर की है, ये अक्टूबर या नवंबर की। नेक्स्ट देखते हैं। चाइना सेज फिलीपींस हैज प्रोवोक्ड ट्रबल इन साउथ चाइना सी विद यूएस बैकिंग, ठीक है। तो आपको पता है कि फिलीपींस अलाय है किसका? यूएस का, है ना। फिलीपींस की लोकेशन में आपको पता है कि ये कहाँ पे है? साउथ चाइना सी में है, ठीक है। तो चाइना कह रहा है कि जो फिलीपींस है ना, एक तरीके से परेशान, ट्रबल क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। कहाँ पे? साउथ चाइना सी में। किसकी बैकिंग के तहत? यूएसए की बैकिंग के तहत। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक बार हम लोग लोकेशन देख लेंगे। लोकेशन देख लेंगे। फिलीपींस हो गया, ये ध्यान रखो। येलो सी, ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी, ये आपको ध्यान रखना है। येलो सी, येलो सी हो गया, उसके जस्ट नीचे क्या हो गया? ईस्ट चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, और उसके नीचे हो गया साउथ चाइना सी। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और नीचे हो गया सुलूसी, और यहाँ पे आपको नीचे दिख नहीं रहा होगा, सेलिबस सी है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चीजें आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई? और ये हो गया स्पार्टली आइलैंड्स, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो फिलीपींस जो है ये साउथ चाइना सी के अंदर ही है, और चाइना कह रहा है, चाइना क्लेम करता है पूरे साउथ चाइना सी को, और वो कह रहा है कि वो जो फिलीपींस है वो एक तरीके से ट्रबल क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। कहाँ पे? साउथ चाइना सी में, यूएसए की बैकिंग लेके। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है? नेक्स्ट है एआई इज रैपिडली ट्रांसफॉर्मिंग द इंडियन सिक्योरिटी इंडस्ट्री, ठीक है। तो आपको पता है कि एआई का अब अहम रोल आ गया है किसी भी चीज में, है ना। तो एआई का अब हम लोग डिफेंस में भी यूज करें, ये चीज आपको ध्यान रखना है। हमारी सिक्योरिटी के लिए भी यूज करें, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो एआई काफी ज्यादा ट्रांसफॉर्म करें इन सारी चीजों को, और हम लोग लगातार अब उन सारी एआई से रिलेटेड जो भी फायदा हो सकता है वो सारा लेने की कोशिश करेंगे। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। एयर पॉल्यूशन कुड इंक्रीज ब्लड क्लॉट रिस्क बाय 39 पीसी टू ओवर 100 पीसी, यूएस स्टडी, ठीक है। तो यूएस में एक स्टडी हुई, उसमें पाया गया कि जहां जहां पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन में रहने वाले लोग हैं, उनमें पाया गया कि उनको ब्रेन हेमरेज जैसे ये जो केसेस होते हैं, किसकी वजह से? ब्लड क्लॉट, उनकी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग आराम से हो जाती है, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ब्लड क्लॉटिंग का जो रिस्क है उसको बढ़ा दिया जाता है, किसकी वजह से? पॉल्यूशन की वजह से। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। मतलब जो दिल्ली वाले जो लोग हैं, जो काफी ज्यादा पॉल्यूशन में है, कोलकाता वाले जो लोग हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में हैं, उनके ब्लड में ब्लड क्लॉट होने के चांसेस, वेन्स में ब्लड क्लॉट होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। किसकी वजह से? पॉल्यूशन की वजह से। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग में होता है कि जो ब्लड होता है वो जम जाता है एक पर्टिकुलर जगह पे, वो बंध जाता है, उसकी वजह से जो पीछे वाला जो ब्लड है वो उसको पार नहीं कर पाता। तो जब पार नहीं कर पाता, तो जब आपका हाई बीपी हुआ, है ना, तो बहुत ही ब्लड प्रेशर जब आपका हाई हुआ, तो उस ब्लड प्रेशर की वजह से जो नस होती है वो पूरी फट जाती है, ठीक है। उसी की वजह से क्या होता है? ब्रेन हेमरेज जैसे केसेस हो जाते हैं, जिसमें जो बॉडी होती है वो पैरालिसिस भी हो जाती है, और बहुत सारे लोगों की मौत भी हो जाती है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चीजें क्लियर हुई कि नहीं? पॉल्यूशन को लिंक कर दिया गया है किससे? ब्लड क्लॉटिंग से। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज में क्या है? नेक्स्ट है conclude EU India FTA free trade agreement to counter forces of protectionism and transactionalism से पोर्टुगीज फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है। तो पोर्टुगीज के फॉरेन मिनिस्टर अभी आए हुए थे न्यू दिल्ली में। इस न्यूज के बारे में आपसे अच्छे से कवर करूंगा किसी और के दिन, मेरे को अच्छी तरीके से थोड़ा समझाना पड़ेगा, क्योंकि अभी 50 साल कंप्लीट हो चुके हैं बायलैटरल रिलेशंस के, हमारे इंडिया और पोर्टुगीज के। तो वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर आ चुके हैं, और इन्होंने कहा है, सुझाव दिया है। सुझाव क्या दिया है? एक तरीके से हम लोग पहले भी करने की कोशिश करें, ईयू और इंडिया का एफटीए करने की कोशिश करें, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने की कोशिश करें। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये सब कुछ बातें चल रही है, और पोर्टुगीज के जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने भी इसी को सपोर्ट किया कि हाँ, इसे करना ही पड़ेगा अगर हमें प्रोटेक्शनिज्म से लड़ना है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। बीजेपी गवर्नमेंट वर्किंग फॉर वुमेन एम्पावरमेंट से राजनाथ सिंह सीएम, ठीक है। तो राजनाथ में अभी सीएम बने कौन? भजन लाल शर्मा। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। जितने भी इलेक्शंस हुए 2024 में, वो सारे इलेक्शंस के बारे में आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश में भी किसकी सरकार बनी थी? बीजेपी की सरकार बनी थी। इसकी तरफ से मोहन यादव बने थे, है ना। मोहन यादव बने थे। उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कौन थी? उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी थी? उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी थी उज्जैन साउथ। ये आप ध्यान रखेंगे। उज्जैन दक्षिण, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखो, इस बार क्वेश्चन आया बीपीएससी में कॉन्स्टिट्यूंसी के ऊपर, उड़ीसा के सीएम के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूंसी के ऊपर, है ना। तो आपको थोड़ी इन
तरीके की जो बातें हैं इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, किस टाइप से सारी चीज़ों को आपको कवर करते हुए चलना पड़ेगा, ठीक है। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि रैंडमली हम कुछ भी पढ़े, रैंडमली हम लोग नहीं पढ़े, सारी चीज़ों का कुछ ना कुछ रीज़न है पढ़ने का, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भजन लाल शर्मा भी कौन से कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं, ये चीज़ आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। राजस्थान की इनकी कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आरजेडी प्रोमिसेस कैश ट्रांसफर स्कीम फॉर वुमेन इन बिहार, ठीक है। तो आरजेडी के अभी जो मुखिया है कौन, तेजस्वी यादव, इनको तो आप जानते ही हैं। इन्होंने प्रॉमिस कर दिया है कि अगर ये पावर में आते हैं, कब, 2025 में, क्योंकि इलेक्शंस वाला सीजन है, अगर ये पावर में आते हैं तो ये 2500 रुपये हर महीने वुमेन को देंगे, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो वुमेन को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करने के लिए 2500 रुपये दिए जाएंगे, किसके द्वारा, तेजस्वी यादव द्वारा, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये इन्होंने प्रॉमिस कर लिया। इन्होंने एक्चुअली देखा कि महाराष्ट्र में क्या काम किया है और झारखंड में क्या क्या काम किया है, ठीक है। झारखंड में अभी रिसेंटली ही हेमंत सोरेन सीएम बन चुके हैं, है ना, और उनकी एक स्कीम थी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, ये चीज के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना MMSY के तहत 1000 रुपये दिए जाते हैं हर एक महीने वुमेन को, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत, है ना। और ऐसी ही कुछ स्कीम कहाँ पे लाई गई थी, महाराष्ट्र में भी लाई गई थी, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, जिसका नाम रखा गया था मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना, है ना। और उसकी उस स्कीम के तहत 1500 रुपये हर महीने वुमेन को दिए जाते थे, है ना। कुछ उस पर रिस्ट्रिक्शन भी थी, वो चीज आप ध्यान रखेंगे। तो ऐसी आरजेडी की जो तेजस्वी यादव है, उन्होंने भी कहा है कि हम लोग भी 2500 रुपये अब हर महीने देंगे हर एक वुमेन को, अगर हम लोग पावर में आते हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको चीजों को थोड़ा कवर करते हुए चलना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट न्यूज की तरफ हम लोग आगे बढ़े। नेक्स्ट है फार्मर सस्पेंड फुट मार्च टू दिल्ली। आपको पता है कि दिल्ली में ये लोग जमे हुए हैं, दिल्ली में जाने की कोशिश कर रहे हैं, हरियाणा के बॉर्डर पे हैं, बट इनको अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा है ना। इन पे टीयर गैस के गोले भी छोड़े गए थे। टीयर गैस के बारे में ऑलरेडी मैं आपको सारी चीजें बता चुका हूँ अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, तो आप उसको जाकर देखेंगे, बहुत ज्यादा चांसेस है कि इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आ जाए, ठीक है। तो टीयर गैस को आप थोड़ा सा कवर करते हुए चलेंगे। आपको पता है कि ये लोग दिल्ली चलो आंदोलन कर रहे हैं, ये फार्मर्स का प्रोटेस्ट है, और ये लोग सोचते हैं कि आगे बढ़ेंगे, फिर इनकी इन पे खूब झड़प होती है, किसके साथ, पुलिस ऑफिशियल के साथ, और फिर ये लोग अपना जो मार्च है उसे रोक देते हैं। तो इन्होंने फिर से अपना मार्च रोक दिया है, इससे पहले भी 2-3 बार रोक चुके हैं, आपको पता ही है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट न्यूज में क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है कांग्रेस मस्ट जस्टिफाई लीडरशिप रोल इन इंडिया ब्लॉक सेज अलाई उमर अब्दुल्ला, ठीक है। तो उमर अब्दुल्ला के बारे में आप जानते होंगे, ये कौन है, ये है जम्मू एंड कश्मीर पे ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। कुछ स्टेट्स में अभी इलेक्शंस हुए थे, मैंने बताया था, है ना, उसमें जम्मू एंड कश्मीर में भी अभी इलेक्शंस हुए थे, ठीक है। वहां पे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी परसेंटेज वाइज में अगर पूछा जाए तो कौन बनी, बीजेपी बनी थी, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और अगर नंबर वाइज पूछा जाए वहां के असेंबली में, तो सबसे बड़ी पार्टी कौन थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उसी के लीडर हैं कौन, उमर अब्दुल्ला, अब ये वहां के नए सीएम बन चुके हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि जम्मू एंड कश्मीर यूटी के, या जम्मू कश्मीर यूटी के पहले सीएम का नाम बताओ, तो कौन है, उमर अब्दुल्ला। आपको पता होगा कि जब से इसे यूनियन टेरिटरी बनाया गया है ना, उसके बाद पहली बार वहां पे इलेक्शंस हुए थे, कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। तो पहले सीएम कौन बने हैं, उमर अब्दुल्ला बने हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और उमर अब्दुल्ला किसके बेटे हैं, उमर अब्दुल्ला बेटे हैं फारूक अब्दुल्ला के, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चीजों को आपको थोड़ा कवर करते हुए चलना है। इन सबका एक अलायंस है, इंडी अलायंस, आप जानते होंगे। इंडी अलायंस में कौन कौन है, ये सब लोग हैं, ममता बनर्जी हैं, ठीक है, बहुत सारी पार्टीज हैं। तो उन सबका लीडर ज्यादातर किसको माना जाता है, कांग्रेस को माना जाता है, और कांग्रेस में भी राहुल गांधी को माना जाता है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। बट राहुल गांधी लगातार ही फेल हुए है ना, वो बीजेपी के खिलाफ लड़ने में लगातार ही फेल हुए हैं। उस वजह से इन पे आप प्रश्न उठाते हुए इन्होंने कहा कि आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो, मानते हैं, बट आपको ये जो पोजीशन आपने ले ली है लीडर की, ये आपको अर्न करनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस आप बन गए हो क्योंकि आप सबसे बड़ी पार्टी हो, तो ये गलत बात है। आपको, अगर आप बीजेपी के खिलाफ लड़ने में सक्षम नहीं हो, तो आपको अपना पद छोड़ना चाहिए, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। किसने कहा, उमर अब्दुल्ला ने कहा, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज की तरफ हम लोग आगे बढ़े हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है, नेक्स्ट है शेख हसीना इन्वॉल्व इन फोर्स्ड डिसअपियरेंस सेज बांग्लादेश इंक्वायरी कमीशन, ठीक है। तो बांग्लादेश में क्या हो रहा है ये तो आपको पता ही है ना। बांग्लादेश के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए मोहम्मद यूनुस, जबरदस्ती जो भी कहा जाए, क्योंकि इंटरिम गवर्नमेंट नाम की कोई भी चीज नहीं होती कहाँ पे, बांग्लादेश के अंदर, ठीक है। बट वो एक तरीके से इलीगली सरकार चला रहे हैं, ठीक है। शेख हसीना को उन्होंने बाहर निकाल दिया था, आपको पता ही है, शेख हसीना भाग के इंडिया में आ गई है ना। अब इनके ऊपर कमीशन बिठाई गई थी, कमेटी बिठाई गई थी, उन्होंने बताया, एक रिपोर्ट सौंपी है, उन्होंने कहा कि इन्होंने ह्यूमन राइट का वायलेशन किया है। कैसे, इनकी एक बटालियन थी, रैपिड एक्शन बटालियन, ये एक एजेंसी थी किसके अंडर में, शेख हसीना के अंदर में, ठीक है। अब इनका मेन काम था जो
रेडिकलिज्म है, एक्सट्रीमिज्म है, उससे लड़ना, पर साथ साथ ये शेख हसीना के लिए भी काम करती थी। जो इनके खिलाफ लड़ता था, जो इनके खिलाफ कुछ बोलता था, उनको गायब करवाने में रैपिड एक्शन बटालियन सबसे आगे थी। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और अब इस एजेंसी को बैन कर दिया गया है कहाँ पे, बांग्लादेश के अंदर। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चीज आपको समझ में आई कि नहीं आई रैपिड एक्शन बटालियन के बारे में। ये इसे किसने बनाया था, इसे बनाया था शेख हसीना ने। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चीजों को कवर करते हुए आपको चलना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है साउथ कोरियन इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेटर्स रिक्वेस्ट दैट impeached प्रेसिडेंट अपीयर फॉर क्वेश्चनिंग ओवर मार्शल लॉ, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था, मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको सारी चीजों को बताते जा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप, है ना। साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट कौन है, जिनका नाम है यून सूक योल। इनका नाम मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इनका नाम आपके क्वेश्चन में आएगा, क्वेश्चन में आएगा कि यून सूक योल कहाँ के प्रेसिडेंट है या कहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। तो आपको ध्यान रखना है ये प्रेसिडेंट है कहाँ के, साउथ कोरिया के। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब ये इन पे आरोप है, आरोप क्या है, इन्होंने करा भी था, इन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया था साउथ कोरिया के अंदर, इमरजेंसी लगा दी थी, ठीक है। तो अब उनको इम्पीच कर दिया गया। ये चीज आपको ध्यान रखना है, किनके द्वारा, वहां के पार्लियामेंट के द्वारा, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा सड़कों पे आ गए थे और इम्पीच करना चाहते थे, मतलब चाहते थे कि कैसे भी इनको अब हटाया जाए, ठीक है। क्योंकि इन्होंने देश के खिलाफ काम किया है, इन्होंने अपने पर्सनल इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए देश को इमरजेंसी के अंदर ढकेल दिया और डेमोक्रेसी खत्म कर दी, ठीक है। तो अब इस तरीके से अब इनको इम्पीच कर दिया गया है। बट आपको ध्यान रखना है, इम्पीच तो ये हो गए फॉर्मली, बट इन्होंने अभी भी पावर नहीं छोड़ी है, अभी भी प्रेसिडेंट बने हुए हैं, ठीक है। बट वहां की जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, अब वो कह रहे हैं कि भाई प्रेसिडेंट साहब आपको आना पड़ेगा हमसे, हम आपसे कुछ बातचीत करना चाहेंगे, ठीक है। बातचीत करना चाहेंगे मतलब आपसे क्वेश्चनिंग करना चाहेंगे कि आपने क्यों करा, आपने देश के खिलाफ क्यों काम किया, ये सब वो सब, ठीक है। अब जैसे हमारे प्रेसिडेंट है, उनको कुछ इम्यूनिटी होती है कि आप उनके खिलाफ केस नहीं कर सकते, ठीक है। हमारे प्रेसिडेंट के खिलाफ, हमारे गवर्नर्स के खिलाफ आप केस नहीं कर सकते। वैसे ही जो साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट है, उनको भी ये इम्यूनिटी है कि उनके ऊपर कोई भी केस नहीं हो सकता। बट एक प्रॉब्लम है कि अगर आपने रिबेलियन किया है, मतलब अपने देश के खिलाफ काम किया है, ठीक है, कुछ रिबेलियन या देश के खिलाफ देशद्रोही वाला काम किया है, ठीक है, उस केस में आपके खिलाफ भी इंक्वायरी हो सकती है। और अब ये उसी केस में फंस चुके हैं, कौन, प्रेसिडेंट हून सूक योल। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे किम जोंग उन है, वैसे ही यून सूक योल है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है न्यूज में। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेसिस ऑफ इंडियन यूनिटी बट कांग्रेस हैज वुंडेड द स्पिरिट, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा कि यार हम लोग सब एक हैं, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन उसका आधार है, ठीक है। बट जो कांग्रेस है, इसने हमेशा इसको चोट पहुंचाने की कोशिश की। कभी इसने क्या लगा दिया, कभी इसने इमरजेंसी लगा दी, अपनी चीजों को पूरा पावर अपनी पावर को मेंटेन रखने के लिए। आपको पता है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट आया था कि इंदिरा गांधी को अपने पद से हटना चाहिए, है ना। बट इंदिरा गांधी ने अपनी पावर को बनाए रखने के लिए इमरजेंसी लगा दी। तो इसी बात पे कौन कह रहे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कह रहे हैं, ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से हम लोग एक हैं, बट कांग्रेस ने हमेशा इस कॉन्स्टिट्यूशन को चोट पहुंचाने की कोशिश की है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। सेकंड, इन्होंने बात की कि कांग्रेस बात करती है हमेशा कास्ट सेंसस की, है ना। बट आप ये बताओ उसके बाद आप क्या करने वाले हो, ठीक है। हमने तो ईडब्ल्यूएस को भी रिजर्वेशन दिया, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन आपको पता है, ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन 103rd अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत आया था। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। 103rd अमेंडमेंट एक्ट कब पास हुआ, 2019 में पास हुआ था। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी अब वैलिडेट कर दिया कि हाँ जी ये अमेंडमेंट बिल्कुल सही था। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी थी, उसमें 3 जज इसके फेवर में थे। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ईडब्ल्यूएस को 10% रिजर्वेशन मिल चुका है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ी चीजों को आपको कवर करते हुए चलना है। अमेंडमेंट के तहत, इस अमेंडमेंट के तहत आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 जो कि फंडामेंटल राइट है, उसमें चेंजेस करे गए थे। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में चेंजेस करे गए थे और नए सब क्लॉजेस जोड़े गए थे। आर्टिकल 15 में सब क्लॉज 6 जोड़ा गया था और आर्टिकल 16 में भी सब क्लॉज 6 जोड़ा गया था। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखो यार, टॉपिक कुछ और था, बट वहां से लिंक करके कुछ ना कुछ आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से निकल रहा है और यहीं से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आपको टॉपिक को सिर्फ ऊपर से हेडलाइन पढ़ के निकलना नहीं है, उसको थोड़ी गहराई में जाना है, और गहराई में जाने का काम हमारा है। हम लोग उसको इंटरप्रेट करके आपको बताएंगे। नेक्स्ट देखो, आर्टिकल 15 आपको पता ही है किस चीज के बारे में बात करता है। ये डिस्क्रिमिनेशन को हटाने से रिलेटेड बात करता है। और आर्टिकल 16 किसके बारे में बात करता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड बात करता है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। 103rd अमेंडमेंट के तहत आपको ध्यान रखना है, 103rd अमेंडमेंट के तहत जो कि 2019 में हुआ, हम लोगों ने आर्टिकल 15 सब क्लॉज 6 जोड़ा और आर्टिकल 16 सब क्लॉज 6 जोड़ा। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 16 सब क्लॉज 6 जोड़ा। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ से ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इसलिए आपको थोड़ी सी चीजों को कवर करते हुए चलना है। नेक्स्ट, इन्होंने यही बोला कि हमेशा से पावर किसने संभाली है, नेहरू और गांधी फैमिली ने ही संभाली है। 50 साल तक ये लोग प्रधानमंत्री बनते रहे, ठीक है। कांग्रेस में तो सब लोग थे, पर हमेशा सिर्फ नेहरू के परिवार से ही क्यों बनते थे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। और इन्होंने क्या बात करी कि
1951 में इन्होंने एक तरीके से बाबा साहब द्वारा बनाए हुए कॉन्स्टिट्यूशन को उसको तहस नहस करने की कोशिश की, क्योंकि जब ये पावर में आई 1951 में ही इन्होंने क्या कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ले आए। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, जिसको हम लोग जानते हैं फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से, ठीक है। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हम लोग इसको जानते हैं। इसमें क्या करा गया था, इसमें आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाने की कोशिश करी गई थी। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच हम लोग आर्टिकल 19 में पढ़ते हैं, ये आपको पता है, आर्टिकल 19 वन में पढ़ते हैं, ये चीज आपको पता है, ठीक है। इसके अंदर आपके बहुत सारे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, है ना। आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2, आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 इस पे कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाता है। ये चीज मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। उसके दो रिस्ट्रिक्शंस किसने जोड़े थे, जवाहरलाल नेहरू ने जोड़े थे, कि पब्लिक ऑर्डर पे जब प्रॉब्लम आएगी या इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस आएगा, जब इस टाइप की कुछ प्रॉब्लम आएगी तो आपको बोलने का अधिकार नहीं है। ये किसने जोड़ा था, जवाहरलाल नेहरू ने जोड़ा था। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और इस पे कटाक्ष किया किसने, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, कि आप लोग हमें एक तरीके से डिक्टेटर कहते हो, कि आप लोग ऐसे सरकार चला रहे हो, वैसे सरकार चला रहे हो। पर आपके प्रधानमंत्री जब पावर में आए तभी उन्होंने सबसे पहले जो अमेंडमेंट किया किसके ऊपर किया, फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोकने के लिए किया। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको थोड़ा चीजों को कवर करते हुए चलना है। जवाहरलाल नेहरू का पब्लिक ऑर्डर एंड इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस, ठीक है, ये किसमें है, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब इसी के बाद क्या हुआ कि इससे प्रॉब्लम क्या है, एक तो इन्होंने ये रिस्ट्रिक्शन जोड़ी, पर इसके बाद पार्लियामेंट को ऐसा लगने लग गया कि जब भी जुडिशरी से बचना हो तो तब भी आप कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा सा चेंज कर दो, ठीक है। अमेंडमेंट मतलब क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ धाराओं में कुछ चेंज कर देना, ठीक है। तो जब भी कुछ प्रॉब्लम आए तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही चेंज कर दो और कोर्ट से बच के निकल जाओ, ठीक है। तो ये एक तरीके से फिर धारणा बन गई। उसके बाद तो आप देख ही रहे हैं कितने सारे अमेंडमेंट हो चुके हैं। तो इस तरीके से आपको थोड़ी सी चीजों को कवर करते हुए चलना है। आई थिंक ये लास्ट टॉपिक था, ठीक है। इसमें एक और चीज आप ध्यान रखेंगे, अब यूनिफॉर्म सिविल कोड में की बात चल रही थी, है ना। यूनिफॉर्म सिविल कोड को प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने सेकुलर सिविल कोड भी कहा है, क्योंकि ये जो पर्सनल मैटर है आपके, है ना, पर्सनल मैटर जैसे कि डाइवोर्स हो गया, आपका मैरिज हो गया, इन सबको कोडिफाई कर देता है कि सबके लिए एक ही कानून रहेगा। ऐसा नहीं कि कोई हिंदू है तो उसके लिए अलग कानून है, कोई सिख है तो उसके लिए अलग है, कोई मुस्लिम है तो उसके लिए अलग है, कोई ईसाई है तो उसके लिए अलग है, नहीं। क्रिमिनल कानून जैसे एक होते हैं, जैसे कि अगर आपने एक गलती की तो सबको सेम ही सजा मिलती है। ऐसा तो नहीं होता कि कोई दूसरे धर्म का है तो उसको दूसरी सजा मिलती है, नहीं, बिल्कुल नहीं होता। सबके लिए सेम होता है। तो वैसे ही पर्सनल लॉज भी सबके लिए सेम होनी चाहिए, ठीक है। इसमें बहुत सारे अधिकार भी डाले जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। यूसीसी पे बात चल रही है, तो यूसीसी को जिसे हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड नाम से जानते हैं, इसे सेकुलर सिविल कोड का है किसने, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, ठीक है। इसी के साथ मैं आज की वीडियो को समाप्त करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच।